हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है ऑनलाइन का, जो 31 तारीख से दिया है, 31 अक्टूबर से। तो देखिए आप लोग पढ़ाई में आप लग जाइए और देखिए ज़्यादा एक्स्ट्रा ना पढ़िए। जो इस बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2021 में, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बनाइए और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आपके लिए वही रामबाण के काम करेगा ना। बाद में एक्स्ट्रा जो कुछ भी कीजिएगा आपके लिए वो फालतू होगा, क्योंकि बात यहाँ ये है कि जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था वो एक सीटेट के पैटर्न पर हुआ है, वो आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है, समझे। तो आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारिए जो इस बार हुआ था, क्योंकि ऑनलाइन भी इस बार एग्जाम होगा। जब वो कर लीजिए तो फिर आपका जो पहले एग्जाम हुआ था 11, 12, 13 ये सब में आपका जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट का, उस सब पेपर का बना सकते हैं। लेकिन पहले आप पेपर जो ऑनलाइन हुआ था उसको पहले पेपर 1, 2 दोनों को बना लीजिए। चलिए हम सीटेट का जो सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चला रहे थे उसका आज हम 27 तारीख का 27 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका हम सीडीपी का डिस्कशन करेंगे, समझे। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको चारों ऑप्शन बताते हैं, क्यों ऑप्शन गलत हो गया, क्यों सही है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा और सीडीपी में आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपका 16 तारीख को डाल दिए थे, 20 तारीख का क्वेश्चन डाल दिए 20 दिसंबर, फिर 21 दिसंबर, फिर 22 का भी डाल दिए थे, 23 का, 24 का। आज हम 27 का लेके आए, समझे। यहाँ लिखा भी है, देख लीजिए, यहाँ 27/12/2021 है, 27 दिसंबर का क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। देखिए कह रहा है कि बच्चों के संदर्भ में विकास का क्या अर्थ होता है, समझे। तो पहला ऑप्शन है केवल गुणात्मक परिवर्तन है, दूसरा है केवल मात्रात्मक परिवर्तन है, दूसरा है गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों है, चौथा है न ही गुणात्मक है न ही मात्रात्मक है। देखिए आप लोग विकास पढ़े होंगे, समझे। तो विकास में पढ़े होंगे विकास क्या होता है, हमारे शरीर में मात्रात्मक भी परिवर्तन होते हैं और गुणात्मक भी परिवर्तन होते हैं, समझे। दांत की संख्या बढ़ रहा है तो ये आप मात्रात्मक परिवर्तन हो गया, और दांत में जो मजबूती आ रहा है वो आपका वो गुणात्मक परिवर्तन हो गया, यानी एक क्वांटिटी और क्वालिटी, समझे। तो ये चीज़ आपको पता होगा। तो जो विकास होता है वो क्या होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, समझे। और वृद्धि पूछता तो वृद्धि क्या होता है, सिर्फ आपका मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं होता है। ये भी पढ़ा है, समझे, आप लोग देख सकते हैं, समझे। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। अगला क्वेश्चन दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, समझे। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये आता है आपका हर शिफ्ट में, एक क्वेश्चन रहेगा ही कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या है और आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। पहला ऑप्शन है लिखना, दूसरा है कूदना, तीसरा है दौड़ना और चौथा है तैरना, समझे। तो देखिए पहले समझेंगे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइन मोटर स्किल। और जो स्थूल गत्यात्मक कौशल होता है जिसे हम लोग कहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, समझे। यानी स्थूल को बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल और जो आपका सूक्ष्म है उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। अब दोनों में समझते हैं दोनों में होता क्या है। तो देखिए सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होता है कि वैसा गतिक कौशल इसमें शरीर के जो मांसपेशियाँ क्या हो कि छोटी मांसपेशियाँ भाग लेती है, समझे। तो उसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। जैसे लिखना हो गया, घसीट कर लिखना हो गया, जिसमें कम मांसपेशियाँ भाग ले, समझे। उसके बाद बोल सकते हैं कि आप सुई के माध्यम से मोती को गूंथना, ये सब आपका इसमें आ जाएगा, समझे। या आप बोल सकते हैं और भी इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। और स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होता है, इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियाँ भाग लेती है या बहुत सारी मांसपेशियाँ भाग लेती है, तो उसे हम लोग स्थूल गत्यात्मक यानी ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, समझ गए। तो अब देखिए, अब जैसे आपका ऑप्शन है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है तो लिखना, कूदना, दौड़ना। तो देखिए लिखना आप एकदम आराम से 2 उंगली से लिख सकते हैं, कूदना आप उंगली से नहीं कूद सकते हैं, आपको पैर की सहायता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका स्थूल हो जाएगा। दौड़ना भी स्थूल हो जाएगा, इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियाँ भाग लेती है। तैरना भी आपका क्या हो जाएगा, स्थूल गत्यात्मक हो गया। तो बच गया आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन हो जाएगा, लिखना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3 का, आपका 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य। देखिए संवेदनशील चरण के मतलब होता है सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिविटी मतलब होता है कि उस पर जाइएगा आप ना, तो वहाँ आपका जो काम करने का जो आपका विकास होगा वो चरम सीमा पर होता है, उसी को हम लोग संवेदनशील कहते हैं, समझ गए। देखिए संवेदनशील होता है ना, यानी जब आपका कोई पार्ट संवेदनशील होगा तो उसको टच कीजिएगा तो वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स लेता है,
समझे, तो उसी को संवेदनशील बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, इष्टतम मतलब एक चरम सीमा को बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है गर्भधारण से जन्म तक का विकासात्मक चरण। तीसरा है आपका शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण। और चौथा आपका है किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। समझे, तो देखिए संवेदनशील चरण का मतलब बोले हैं कि जिसमें कहा किसी व्यक्ति में जो क्षमता है वो क्षमता जब एकदम चरम सीमा पर, एकदम इष्टतम मतलब होता है एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाता है, एकदम मिड मतलब पिक पॉइंट पर, समझे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेदनशील चरण कहते हैं। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। समझे, दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, गर्भाधान से लेकर जन्म तक का जो है ये तो आपका गर्भावस्था होता है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। दूसरा है कि शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्कावस्था, ये तो कुछ है नहीं, इससे रिलेटेड है नहीं, समझे। और चौथा तो ये तो अंतःस्रावी ग्रंथि से रिलेटेड दे दिया है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, समझे, यानी 3 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। समझे, चौथा क्वेश्चन है कि बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझे, पहला ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन छूट गया था। चौथा क्वेश्चन है कि समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। समकक्षी मतलब पीर ग्रुप, इंग्लिश में कहते हैं इसको। पीर ग्रुप क्या होता है, तो पीर ग्रुप क्या है, तो आइए हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है बच्चों के समाजीकरण में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा है बच्चों के समाजीकरण में इनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। चौथा यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में समाजीकरण की 2 सांस्था है, एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक इसको बोलते हैं, और दूसरा होता है द्वितीयक। ये प्राथमिक को हम लोग प्रथम या मुख्य भी बोलते हैं, द्वितीयक को हम लोग गौण भी बोलते हैं। समझे, तो प्राथमिक में याद रखिएगा परिवार और परिवार के निकटतम सदस्य प्राथमिक में आते हैं। उसके अलावा आपका इसके बाद आपका साथी समूह दे दे, यानी पीर ग्रुप दे दे, स्कूल दे दे, आस पड़ोस दे दे, विद्यालय दे दे, धर्म दे दे, किताब दे दे, सब कुछ भी दे, सब द्वितीयक में आता है, यानी गौण में आता है। समझे, तो जो पीर ग्रुप होता है, समकक्षी समूह होता है, वो कौन में आएगा, आपका द्वितीयक में आएगा। समझे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा कि बच्चों की द्वितीयक समाजीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बोल रहा है कि समाजीकरण में तो भूमिका होवे करता था, दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, बोल रहा है नहीं। और कह रहा है कि निरर्थक मतलब नहीं, थोड़ा है लेकिन फिर नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि ये नहीं है तो कौन, प्राथमिक, तो प्राथमिक तो होता नहीं, द्वितीयक ही है, इसलिए चौथा भी कट गया, इसलिए आपका 4 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। देखिए लॉरेंज कोहलबर्ग के बारे में बताएंगे, पहले चारों ऑप्शन आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन है अनुदेशन उद्देश्य एवं आदान प्रदान, दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तीसरा है अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार एवं कानून, अगला है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। अब देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे लॉरेंज कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, उसमें 3 स्तर यानी 3 लेवल दिए हुए हैं। 3 लेवल आपका कौन कौन है, तो आपका पहला है पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा है पारंपरिक चरण यानी उसको बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा है उत्तर परंपरागत चरण, समझे, या स्तर जो बोलिए पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो होता है आपका, वो आपका तीसरा होता है। समझे, फिर तीनों जो स्तर दिए हैं उसमें 2-2 अवस्था बताया है। समझे, और वही अवस्था आपको पूछ रहा है पारंपरिक चरण जो आपका कन्वेंशनल होता है उसी में के पूछ रहा है कि कौन उसमें है। तो देखिए याद रखिएगा कि आपका जो पूर्व पारंपरिक चरण होता है उसमें आपका 2 अवस्था होता है। एक होता है आपका आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरा होता है जो लिखा है 1 नंबर में अनुदेशन उद्देश्य एवं आदान प्रदान, इसी को हम लोग बोलते हैं जैसे कि तैसे की अवस्था। समझे, ये आपका क्या हो गया, ये पहला का हो गया पूर्व पारंपरिक का। समझे, दूसरा जो होता है पारंपरिक में वो 2 आता है आपका, एक आपका आता है अच्छा लड़का लड़की उन्मुखन, समझे, जो तीसरा होता है, चौथा जो हो गया आपका वो आपका होता है कि जो इसमें ऑप्शन है सामाजिक सरोकार एवं आत्मबोध, यानी सामाजिक नियमों को हम लोग क्या करते हैं कि उसको सोचते हैं, यानी हम लोग अपने अंदर उसको क्या कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, जो नियम है उसको हम लोग पालन करते हैं। समझ गए। और आपका तीसरा जो होता है उत्तर पारंपरिक चरण, उसमें आपका आता है अनुबंधन नैतिकता, सामाजिक अनुबंधन नैतिकता, और छठा होता है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। समझे, तो ये आपका हो गया कोहलबर्ग के अनुसार। तो दूसरा के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझे, यानी 5 का 4 नंबर हो जाएगा।
6 नंबर क्वेश्चन है कि समायोजन घटित होता है जब। देखिए समायोजन और समावेशन या उसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। समायोजन को इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। देखिए एकोमोडेशन में क्या होता है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है ना, पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। पहला ऑप्शन है कि बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। तीसरा है बच्चे अपने स्कीमा को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं। चौथा है बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए अब समायोजन जिसे एकोमोडेशन कहते हैं और एक होता है समावेशन या आत्मसातीकरण, उसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। और देखिए दोनों को हम समझेंगे आसान भाषा में। देखिए जहाँ भी समायोजन आपका बोलेगा ना यानी एकोमोडेशन, तो वहाँ पर आप याद रखिए कि जो हमारा वर्तमान ज्ञान है या मेरा पूर्व ज्ञान है, जो वही दोनों एक ही होता है, यानी जो मेरे अंदर जो ज्ञान स्थित है उसमें संशोधन करके जब हम नया ज्ञान सीखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं समायोजन। समझे? यानी जो हमारा वर्तमान ज्ञान है, जो हमारे अंदर जो ज्ञान है उसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे और हम क्या करेंगे कि नए ज्ञान को हम सीखेंगे, तो ये क्या है आपका, ये हमारा समायोजन होता है। और आपका आत्मसातीकरण या समावेशन क्या होता है, तो हम क्या करते हैं अपने पूर्व ज्ञान या वर्तमान ज्ञान में हम कोई संशोधन नहीं करते। हम क्या करेंगे, नए ज्ञान में संशोधन करेंगे या नए ज्ञान को हम डायरेक्ट अपने अंदर समाहित कर लेंगे। समझे? उसी को हम लोग आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं या आपका समावेशन कहते हैं। तो वही क्वेश्चन है आपका कि समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। यानी करा है कि जो उनका अनुभव है उसी को रूपांतरण करते हैं। यहाँ जो वर्तमान स्कीमा है उसमें रूपांतरण नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, आत्मसातीकरण का बात कर रहा है कि जो वह बच्चा का जो अनुभव है, जो देख रहा है बच्चा, उसमें संशोधन करके अपने जो उसका वर्तमान स्कीमा है उसमें क्या कर रहा है, सम्मिलित कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आत्मसातीकरण। लेकिन जब कहेगा कि उसके जो वर्तमान स्कीमा में उसमें जब संशोधन करेगा तब समायोजन होगा। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में, जो वर्तमान स्कीमा में उसमें संशोधन कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। तब करके नए अनुभवों के अभिप्रायों को समझते हैं, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा है कि वर्तमान जो नॉलेज है उसमें चेंज करके और नए अनुभवों को सीख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समायोजन घटित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। समझे? जिनमें से 4 लाल फूल है और 12 नीले फूल है। समझे? जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, यानी उसको 16 फूल दे दिया गया और उसको वर्गीकृत भी कर दिया गया। यानी 4 फूल आपका नीला को एक जगह रख दिया और फिर 16 फूल एक जगह रख दिया। समझे? और बच्चा से पूछा जाता है बताओ नीला फूल ज़्यादा है कि लाल फूल है, तो बच्चा बोलता है कि नीला फूल ज़्यादा है। समझे? तो जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा भी दस्ता हासिल कर लिया है या नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखिए नोट का इसमें इंग्लिश में नहीं दिया हुआ। समझे? लिखा है द रीजन ऑफ द, किस कारण से बच्चा इसको बता दे रहा है। समझे? किस में मास्टरी प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर नहीं काट दीजिएगा, कहेगा कि बच्चा अभी दस्ता मतलब हासिल कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। देखिए ई पियाजे के अनुसार दूसरका अवस्था में होता है। देखिए बच्चा वर्गीकरण कब कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग कोई अथी आधार पर नहीं कर रहा है, उसको बांट कर दे दिया गया और तब बच्चा से पूछा जा रहा है बताओ कौन ज़्यादा है। तो इसे हम लोग कहते हैं श्रेणीबद्ध वर्गीकरण बोलते हैं। यानी पहले से श्रेणीबद्ध उसको कर दिया गया, तब पूछ रहे हैं बताओ कौन ज़्यादा है, इसे श्रेणीबद्ध कहते हैं। और पियाजे के अनुसार दूसरा अवस्था में आता है। पूछेगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण किस अवस्था में आता है, तो याद रखिएगा दूसरा अवस्था। यदि 5 वर्षीय है तो 5 वर्षीय किस में आएगा, इसे 2 से आपका 7 साल होता है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, तो ये आपका दूसरा अवस्था है। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण जहाँ भी बोलेगा ना तो याद रखिएगा दूसरा अवस्था में आता है। और सिर्फ वर्गीकरण बोले तो वर्गीकरण में हम कोई लंबाई उसको ले लेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसको जब हम बांटेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं वर्गीकरण, जो तीसरा अवस्था में आता है। समझ गए? जैसे पेंसिल को हम लंबाई के आधार पर वर्गीकृत कर दिए। समझे? तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया, इस एग्जाम्पल पर आपको बता देते हैं। जैसे कह देगा, जैसे आपसे पूछ देगा कि 3 गो राज्य आपको दे देगा, कहेगा बिहार, झारखंड और आपका उत्तर प्रदेश में बताइए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। समझे? और किसका क्षेत्रफल कम है। समझे? तो अब यहाँ पर क्या नहीं दे रहा है आपको आंसर, उसमें नहीं दे रहा है। समझे? तो ये तीसरा अवस्था में ऐसा वर्गीकरण चल जाता है। इसलिए इसका आंसर 7 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण हो जाएगा। क्रमबद्धता नहीं होगा, क्रमबद्धता में तो हम क्रम से अपने करते हो, तो क्रम करके दे रहा है, उससे पूछ रहा है क्या होगा। और संक्रामक अनुमान तो है नहीं, बच्चा एकदम सही चीज़ बता रहा है, जो चीज़ देख रहा है वही बता रहा है। और प्रगति चिंतन तो आपका चल जाता है ये चौथा अवस्था में। समझे? तो ये भी नहीं होगा, इसीलिए इसका 7 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठी से अंतः क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन कर। देखिए सहारा यानी पार का प्रयोग कर रही है, तो पार या ढांचा का स्कैफोल्डिंग के बारे में किसने बताया था, आपको पता होगा। तो लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेओ वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और चौथा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपका लेओ वाइगोस्की के सांस्कृतिक जो आपका संज्ञानात्मक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा, समझे। ये 8 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि प्रगतिशील शिक्षा के पाठ्यक्रम के उद्देश्य डैश को महत्व देता है। उसका जो पाठ्यक्रम होता है किसको उद्देश्य देता है, तो देखिए रटना तो ये तो निगेटिव वर्ड होता है, तो कट जाएगा आपका। सत्ता के प्रति अनुकूलता, सत्ता तो जो सत्ता मतलब हो गया कि जो स्कूल का जो नियम कानून है उसके प्रति अनुकूलता, तो ये तो नहीं हुआ। बच्चा के प्रति अनुकूलता दिया रहता तब सही हो जाता, लेकिन यहाँ सत्ता दे दिया नहीं, ये तो हो गया कि शिक्षा केंद्रित शिक्षा का बात कर रहा है। और प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर आधारित होती है, तो गलत हो गया। आलोचनात्मक चिंतन हो सकता है कि बच्चों में हम तर्क वितर्क करेगा। देखिए अब शिक्षक केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बच्चा को बोलने का कम मौका दिया जाता है, और बाल केंद्रित या प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, तो बच्चा को क्रॉस क्वेश्चन पूछने दिया, उससे आलोचनात्मक चिंतन होता है, ऐसा ही हो सकता है। और प्रत्यास्मरण तो निगेटिव वर्ड होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 का 3 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं और पहचाने उनका प्रयोग करके अपने आचरण या अपने बारे में बोल रहा है। तो देखिए आपको बताए थे, एक होता है इंटरपर्सनल बुद्धि इंटेलिजेंस, एक होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जब दूसरे के बारे में बात करेगा तो इंटरपर्सनल हो जाएगा, जब अपने खुद के बारे में बोलेगा तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, समझे। तो इसका इंग्लिश देख लीजिएगा, इस का क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी में फंस जाइएगा, क्योंकि बोल रहा है अपने बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो जाएगा, समझे। और जब कहा दूसरे के बारे में तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है अपने बारे में, समझे, तो यहाँ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इसका आंसर हो जाएगा। नहीं आपका 10 का 2 नंबर हो जाएगा। हिंदी में लिखा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि लिखा हुआ है, समझ गए। और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि क्या होता है, जब हम दूसरे के बारे में बताते हैं। भाषात्मक बुद्धि में क्या होता है कि हम अपने भाषा पर, ये शब्दों पर ज़्यादा हमको दक्ष रहते हैं। और प्राकृतिक बुद्धि में क्या होते हैं, हम अपने जो हमारा हम जानवरों के बारे में, सब चीज़ के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी होता है, समझ गए। तो आपका 10 का 2 नंबर हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत जरूरी है। देखिए कक्षा में समृद्ध मतलब होता है कि ऐसा जिसमें बच्चा बहुत अच्छा सीख सकता है, समझे, तो उसका सृजन करना जरूरी है, तो ये भी सही है। दूसरा है उपकारी वातावरण भाषा शिक्षण में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। उपकारी मतलब होता है कि ऐसा वातावरण जिसमें बच्चा अच्छा सीख सकता है, समझे। तो ये अर्थपूर्ण, तो ये क्या है कि दोनों को आपको क्या करा सर्टिफाइड कर रहा है, इसीलिए इसका कथन ए भी सही है, आर भी सही है, और आपका आर एक ही सही व्याख्या करता है कि जिसमें अर्थपूर्ण भूमिका क्या भाषा शिक्षण में जब अर्थपूर्ण होगा तो क्या होगा, कब होगा, जब वो समृद्ध वातावरण उसको मिलेगा तब होगा, समझ गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसको इंग्लिश में समझ जाइए। देखिए लिखा रहा है क्वेश्चन कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, और जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं स्वभावों के लिए होता है जिन्हें एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए, संस्कृति और समाज के लिए मतलब उसको बांटता है। तो आपको पता होना चाहिए सेक्स जो होता है जैविक यानी बायोलॉजिकल आपका डिफरेंस बताता है महिला और पुरुष में, समझे। और आपका जेंडर होता है वो क्या करता है, सोशल बताता है, समझे, सोशल या एंड कल्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, जेंडर और सेक्स हो जाएगा, समझे, यानी 1 नंबर ऑप्शन। यानी जेंडर को यहाँ लिंग लिखा है, सेक्स को यहाँ लिंग लिखा है, जेंडर को आपका जेंडर ही लिखा है, समझे। इसलिए इसका आंसर 12 का 1 नंबर हो जाएगा, समझिए। इंग्लिश देख लीजिएगा, जहाँ भी आपको डाउट हो, इंग्लिश में बायोलॉजिकल टर्म दिया है, इंग्लिश में सेक्स लिखा हुआ है, समझे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बहुभाषी कक्षा के लिए पूछ रहा है, तो देखिए पहला ऑप्शन है कि स्कूल को केवल जोड़ दिया, तो ऑप्शन ये गलती हो जाएगा, लेकिन चार पढ़ते हैं कि स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो निर्देशन में संवादित, जो स्कूल में जो भाषा बनाएगा उस पर बात करेंगे। ये तो बहुभाषिता कहाँ से होगा, तो एकल भाषा होगी, तो ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, एकदम सही बात है, और छात्रों को उन भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो, यानी जो भाषा में वो कंफर्टेबल होते हैं उन भाषा में उनको संवाद करने देना चाहिए, बात करने, तो एकदम बहुत अच्छी बात है, सही हो सकता है। अगला शिक्षक को दंडित वाला ऑप्शन दे दिया तो क्या हो गया, गलत हो जाएगा। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन की भाषा के सभी का मूल्यांकन हो जाए, निर्धारित अनुदेशन में नहीं, समझे, बच्चा का अनुरूप भी मूल्यांकन होता है उसको देखते हुए, तो इसीलिए आपका 4 नंबर तो मानक चीज़ का बात कर दिया, समझे, तो इसीलिए आपका 13 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा, समझ गए। 14 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्न में कौन सा कथन मूल्यांकन है तो मानकीकृत परीक्षण के संदर्भ में सही। देखिए मानकीकृत परीक्षण ऐसा होता है जो सभी के लिए एक समान हो, समझे, जो एकदम सख्त, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन ये अपसारी, देखिए अपसारी नहीं करता है, समझे, ये अपसारी चिंतन को बढ़ावा नहीं देता है। यह मूल्यांकन देख हाँ सख्त ढांचे या संरचनाओं पर आधारित होता है, ये सही हो सकता है। अगला है यह अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता और विविधताओं पर आधारित। देखिए ये जो आपका मानकीकृत परीक्षण होता है नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन देख लीजिए नेगेटिव होगा, वही आंसर हो जाएगा, समझे। अगला है ये, क्योंकि मानकीकृत जो परीक्षण होता है वो मानवे नहीं करता कि बच्चे भिन्न भिन्न गति सीखता है, क्योंकि उसमें सभी के लिए समान क्वेश्चन आता है, समझे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। चौथा है कि भिन्न गति सीखता है, तो सही बात है, आपका मानकीकृत परीक्षण ही निगेटिव वर्ड है, समझे, इसलिए इसमें निगेटिव ऑप्शन आपका 2 नंबर है, समझ गए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयोग। अधिगम के लिए आकलन मतलब होता है कि यहाँ पर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का बात कर रहा है, जो अधिगम के लिए नहीं है, सीखने के लिए आप आकलन कर रहे हैं, समझे, सीखने के लिए। एक होता है सीखने का आकलन जो सीखने के बाद हम लोग करते हैं, लर्निंग खत्म हो गया तब, तो ये तो बीच बीच में होता है। सिर्फ साल के अंत में आपका अधिगम का आकलन होता है, समझे, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो लास्ट में, सबसे लास्ट में होता है, एग्जाम के लास्ट जो एनुअल एग्जाम होता है। और जो आपका अधिगम के लिए आकलन होता है बीच बीच में होते रहता है, समझे। तो पहला ऑप्शन सिर्फ साल के अंत में तो होगा नहीं। बच्चों के संप्रदाय बुद्धि का नियमित परीक्षण, नियमित मतलब हमेशा उसको देखते रहिए कि सुधार हो रहा है कि नहीं, तो सही हो सकता है। मानकीकृत परीक्षण तो निगेटिव वर्ड होता है, केवल पढ़ते तो ये भी नहीं होगा, तो आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। बच्चों के संप्रदाय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, यानी आपका 15 का 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक क्या है, यानी कह रहे हैं कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया व्याख्या से बढ़ावा देती है, उसको एक्सप्लेन करती है ऐसे ऐसे बनाना, या क्या अर्थहीन कैसे है, अच्छी बात है, कभी कभार नहीं, हमेशा करना चाहिए। अधिगम गति को बाधित करेगा, बाधित नहीं करते, बढ़ाता है, तो भी गलत हो गया। अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में सही है, नहीं, बच्चा को संज्ञान में चीज चल जाएगा कि हमको ऐसे से प्रोसेस करना, यानी आपका 16 का 4 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सामवेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम उपयुक्त माने। देखिए सामवेशी शिक्षा सभी बालकों के लिए होता है, वो सामान्य बालक हो, विशिष्ट बालक हो, वो दिव्यांग बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, समझे। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक एकदम सही हो, कोई भी बच्चा हो, यानी जो भी ऑप्शन है सब सही हो, मतलब इस का दिमाग में रखिए। स्वलीन मतलब जो अपने में लीन रहता है, और टीम जिसे बोलते हैं अधिगम विकार, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, सब अच्छा, मानसिक रूप से चुनित सब आपका, यानी चारों क्या होगा कि सामवेशी से। कि सामवेशी शिक्षा का मतलब होता है क्वेश्चन को बच्चा है और नियमित स्कूल में पढ़ सकता है, यानी आपका 1 2 3 चारों सही है, यानी आपका 17 का चारों सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, तो यह डैश कहलाती है। देखिए क्वेश्चन है कि एक ऐसी दशा है जिसमें कोई बच्चा क्या करता है कि पढ़ते समय, देखिए पढ़ते समय आ गया, तो पढ़ते समय क्या हो रहा है, क्या शब्दों की इधर उधर पढ़ेगा, समझे। अब लिखा है 100 तो उसको आज पढ़ेगा, तो आपको मालूम है कि एक तरह का अधिगम विकार होता है, जो आपका क्या होता है, उसे डिस्लेक्सिया कहते हैं, यानी उसको हम लोग वाचन विकल्प कहते हैं। वही रहता है आपका लिखने संबंधी विकार रहता है, तो उसे हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं, समझे। यानी आपका 19 का 1 नंबर हो जाएगा, वाचन विकल्प, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, समझे। वह मौलिक और अभिसारी, देखिए मौलिक और अभिसारी यहाँ गलती दे दिया है, यहाँ पर अपसारी होगा, समझे। इसको देखकर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाइएगा, यहाँ देख लीजिए डाइवर्जिंग दिया होगा, समझे। और यहाँ पर हिंदी में देखिए गलती दे दिया है। अपसारी का जो इंग्लिश होता है डाइवर्जिंग होता है, और अभिसारी का जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है आपका कंजर्विंग होता है, समझे। तो यहाँ डाइवर्जिंग दिया, यानी ओरिजिनल एंड डाइवर्जिंग सॉल्यूशन देता है, तो ये आपका जो होता है सृजनात्मकता, यानी क्रिएटिव माइंड, मतलब क्रिएटिव का आपका इसका क्रिएटिविटी का क्या है, ये आपका लक्षण है, समझे। यानी सृजनात्मकता का क्या है, लक्षण है, समझे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, समझे। बाह्य अभिप्रेरणा तो होगा नहीं, संज्ञानात्मक विलंबता है नहीं, और स्वकेंद्रिता है नहीं, समझे। तो यहाँ पर अपसारी होगा, गलती दे दिया है, 19 का क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला है 20 नंबर
कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है बड़े प्रिंट में छवि पुस्तक, एकदम सही बात है। जो कम बच्चा देखता है उसके लिए क्या है कि बड़े प्रिंट की हम छवि पुस्तक दे सकते हैं, तो पहला सही हो सकता है। त्रिआयामी मानचित्र, और त्रिआयामी मतलब जिसे हम छू कर बच्चा कोई चीज़ समझ सकता है, तो ये भी सही है। 3 डायमेंशनल जो होता है। छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, छोटा तो कहाँ से देखेगा, ये भी गलत हो गया। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक मतलब बोली के रूप में यानी ध्वनि के रूप में उसको परिवर्तित कर देता होगा, तो ये भी सही, यानी 1, 2, 4 सही है। देख लीजिए किस में है आपका 2 नंबर ऑप्शन में, तो 20 के 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं, तो ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 1, 2 और आपका 4 सही है, समझ गए, 1, 2, 4 सही है। अगला है आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावकारी नहीं है। समझे नहीं, प्रभावकारी नहीं है, निगेटिव पूछ रहा है। संप्रत्यात्मक नक्शे के निर्माण में बच्चों की एकदम सही बात है, बच्चे कॉन्सेप्ट निर्माण में समझे हम सहायता करेंगे तो अच्छी बात है। दूसरा है कि बच्चों को स्मृति सहायक विधियों को खंडीकरण के उपयोग की सीख, एकदम सही बात है, समझे कि इसको खंड में बांट के बच्चा को सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी आ, जैसे मान लीजिए आपको डिजिट ही सिखाना है 10 को, तो उसको तोड़ के बताइएगा तो बच्चा जल्दी सीख लेता है, सही है। बच्चों को प्रश्न के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत, नकल उतारने के लिए बोल रहा है, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चौथा है बच्चों को बैठक सीखने के लिए प्रेरित करना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर है निम्न में कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है कि ऐसा ज्ञान जिसमें हम चिंतन मनन ये सब कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो इसमें वाशिंगटन DC होता है, इसमें कौन दिमाग लगाना है। दूसरा ऑप्शन है मानचित्र ग्लोब में क्या अंतर है, तो जो होगा वो आदमी बता देगा, समझे, तो उसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। 3 अंकों वाली संख्या के जोड़ने का तरीका क्या है, तो इसमें कई तरीका हो सकता है जोड़ने का, समझे, इसमें आपको दिमाग लगाना, 3-4 तरीका के बता सकते हैं, ये आंसर हो सकता है। चौथा है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए, तो एक लाइन में कोई बच्चा देगा तो एक ही तरह से देगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 22 का 3 नंबर, समझे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है वेतन अभ्यास, तो निगेटिव वर्ड होता है, पाठ्य पुस्तक में निगेटिव है, परीक्षा में निगेटिव है, तो बच गया आपका 2 नंबर ऑप्शन अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी, यानी अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी होनी चाहिए। तो 23 का आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। अधिगम पाठ्य पुस्तक दे दिया, निगेटिव हो गया। हाँ, दूसरा ऑप्शन है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया जो बच्चों द्वारा विद्यालय से बाहर ली गई जानकारी को एकदम बाहर उसके वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ाएंगे, एकदम सही बात है। तीसरा है केवल पेपर पेंसिल, आपका मानकीकृत परीक्षा भी निगेटिव होता है, 3 नंबर कट गया। चौथा में बोला केवल शिक्षक द्वारा जानकारी, बच्चा शिक्षक के द्वारा अपने माता पिता के द्वारा जानकारी ग्रहण भी कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए, 24 का 2 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि समस्या समाधान के रूप संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। यानी एक ही चीज़ को बार बार बता रहे हैं फिर भी आप अटक जा रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अनुक्रिया रिस्पॉन्स, आपका ठीक नहीं है, समझे, तो इसी को अनुक्रिया रिस्पॉन्स, यानी इसको इंग्लिश में रिस्पॉन्स सेट बोलते हैं कि आपका रिस्पॉन्स सेट क्या है ठीक से नहीं बना है, समझे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 25 का 2 नंबर हो जाएगा। देखिए प्रक्रियात्मक स्थिरता मतलब होता है कि कोई चीज़ पर आप एक बार कर लिए उसके बाद आपको करने का मन नहीं है, ये चीज़ होता है, लेकिन बार बार बोल रहा है करने पर, तो इसीलिए स्थिरता तो होगा नहीं। अनुरूपक चिंतन तो बहुत अच्छा होता है कि एक चीज़ देख कर और दूसरा चीज़ पर लॉजिक दे रहे हैं, तो अनुरूपक चिंतन होता है, समझे, यानी इसको कहते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग, यानी एक चीज़ देखकर उसी चीज़ को समझा कर दूसरा चीज़ पर आप जी बता रहे हैं, उसी को एनालॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। अब मीन्स यानी एक है, अगला है साधन लक्ष्य विश्लेषण, यानी आप कोई चीज़ देख कर उसका विश्लेषण कर रहे हैं तो उसे साधन लक्ष्य विश्लेषण करते हैं, तो होगा नहीं, तो आपका 2 नंबर हो जाएगा अनुक्रिया रिस्पॉन्स, यानी सेट बोलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, किस उपागम की कक्षा हो रहा है, यानी कह रहा है कि, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि रचनावादी हो जाए, संरचनावादी हो जाएगा, व्यवहारवादी है नहीं, मनोविश्लेषणवादी है नहीं और प्रतिपादक है नहीं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 26 का 2 नंबर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है कि समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की ओर चलकर हल तक पहुंचना है, यानी आप जैसे मान लीजिए आपको बिहार से दिल्ली जाना हो, दिल्ली से आप शुरुआत कर दी, उल्टा चल रहे हैं, इसी को हम पक्षगामी कार्यकारी युक्ति बोलते हैं, यानी लक्ष्य से आरंभ करते हैं और क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचते हैं, तो ये आपका कहलाता है पक्षगामी कार्यकारी युक्ति कहलाता है, यानी आपका 27 का 2 नंबर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं
तो उसे क्या करना चाहिए? कक्षा से महत्व देना, ये तो गलत बात हो गया। दोहराने को नहीं, दोहराना नहीं करना है, गलत है। और अलग खंड में भी नहीं बैठाना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षक को बच्चों के सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उन पर चर्चा करना चाहिए। 28 का 4 नंबर हो जाएगा। 29 है आपका कि एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित कैसे करेगा, तो उसको क्या कहेंगे? तो दुश्चिंता, भय सब तो निगेटिव वर्ड है, प्रतिस्पर्धा भी निगेटिव है, वास्तविक इनाम, ट्रॉफी सब निगेटिव है। बच गया आपका 3 नंबर ऑप्शन, व्यक्तिगत निपुण लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देगा, यानी 29 का 3 नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी को योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग अधिसंज्ञान बोलते हैं, पारागोग्निशन बोलते हैं। आपका अवधान, प्रत्यास्मरण रखना तो निगेटिव वर्ड है, तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। समझे? तो ऐसे ही बनाते रहिए। थैंक यू।